बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Now we shall study about mutual induction. What is mutual induction? The phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in the other coil is called mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट चेंज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साथ पड़ी हुई कॉइल में से जब गुजरेगी तो उसमें से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सो एक कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करवा रहे हैं, दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें दो कॉइल्स होंगी, एक में करंट की चेंज आ रही होगी, दूसरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे एक कॉइल नज़र आ रही है। इस कॉइल के साथ एक रियोस्टेट और बैटरी अटैच की गई है। अ कॉइल विद विच अ बैटरी इज़ अटैच्ड इज़ कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, वाइल द अदर कॉइल इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया गया है विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। सो प्राइमरी कॉइल के अंदर जब हम रियोस्टेट की मदद से करंट चेंज करवाएंगे तो उस वक़्त साथ पड़ी हुई जो कॉइल है, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। So the coil in which source of EMF is connected is called a primary coil, and the other coil with which galvanometer is attached is called secondary coil. अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? When the primary and the secondary coils are placed face to face, ठीक, and the current in the primary coil is changed by varying the resistance of the rheostat, the magnetic flux in the surrounding region changes. यही मैंने आपको बताया। This changing flux also changes the flux of secondary coil, which causes an induced EMF in the secondary coil. According to Faraday's law, secondary coil के अंदर EMF जनरेट हो जाएगी। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। म्यूचुअल इंडक्शन में और इंडक्टेंस में फ़र्क है। इंडक्शन जो है वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा होगा, दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही होगी। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आइए देखते हैं कि वो कैसे आएगा। लेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है और उसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैनी टर्न्स हैं, मैनी उसके अंदर जो हमने बल दिए हुए हैं, जो कॉइल है उसके अंदर बहुत सारे हमने उसके बल दिए हैं। तो एक जो बल है या इसको हम एक टर्न कहते हैं, एक टर्न में से जो फ्लक्स है वो कितना है। अब एक लाइन पास कर रही है, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, हमें नहीं पता, इसलिए हम इन जनरल कहते हैं फाई एस लिखते हैं क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है उसको हम फाई एस कहते हैं। लेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज फाई एस, ठीक। देन नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ एन एस लूप्स। अब उसके अंदर क्योंकि एन एस लूप्स हैं, एन एस मीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, तो उसके अंदर फिर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन एस फाई एस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक अंडा 10 रुपए का आता है तो 10 अंडे कितने के आएंगे, हम 10 ज़रा 10 100 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि एक चीज़ की कीमत पता हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने कहा कि एक लूप के अंदर या एक टर्न के अंदर जो अगर फ्लक्स है वो फाई होगा तो एन एस लूप्स में फ्लक्स कितना होगा का एन एस फाई एस होगा। तो एन एस फाई एस जो है टोटल फ्लक्स थ्रू दी सेकेंडरी कॉयल है।
दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन आईपी। जो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट है उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है उसके ये प्रोपोर्शनल होगा इन दी प्राइमरी कॉइल, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट सेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू आई पी, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम कहते हैं जो आई पी है, करंट इन प्राइमरी कॉइल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन एस फाई एस के। एन एस फाई एस इज द करंट इन प्राइमरी कॉइल जिसको हम चेंज कर रहे हैं। ग्रेटर द चेंज इन करंट टेकन प्लेस इन द प्राइमरी कॉइल, ग्रेटर वुड बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। इसलिए हमने कहा आई पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस फाई एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी होगा। मीन सेकेंडरी कॉइल का जो टोटल फ्लक्स होगा वो प्राइमरी कॉइल के टोटल करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। एन एस फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे। एन एस फाई एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आई पी, और कांस्टेंट यहाँ हमने यहाँ पे लगाया है एम, कैपिटल एम, where capital M is equal to ns phi s over ip, is called constant of proportionality and is called mutual inductance of the two coils। कि जो कैपिटल M है अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गई, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स है, ये एक कांस्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनमें दोनों में फ़र्क हो गया, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल्स। जितनी कॉइल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तीसरा, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स। कॉइल्स कितनी पास या कितनी दूर है, जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होती जाएगी और यहाँ तक के ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जितनी करीब कॉइल्स बड़ी होंगी उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल अपॉन विच द कॉइल्स इज़ बाउंडेड। अब ये जो कॉइल हमने किसी मटेरियल के ऊपर लपेटी है वो सिल्वर है, वो आयरन है, वो एयर है, वो उसके ऊपर भी उसकी डिपेंडेंस होती है। और पांचवा फैक्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, कि प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना करंट चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। नो अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF in the secondary coil is given by the rate of change of flux through the secondary coil। क्योंकि हम जानते हैं, ये बात हमें माइकल फ्राडे ने बताई थी कि जब किसी भी लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होती है। तो हम उसी लॉ का हवाला दे रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्योंकि करंट चेंज हुआ है, उसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ है, तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी और वो ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी कॉइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगी ES। EMF in the secondary coil is equal to minus NS, number of turns of secondary coil, delta phi S by delta T, delta phi S by delta T। अब जो डेल्टा यानी चेंज है, डेल्टा डेरिवेटिव भी कह सकते हैं इसको, ये चेंज है ये फाई के साथ लगा हुआ है। ये जो बार NS है ये कांस्टेंट है। अगर हम चाहें कि जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से आगे भी लिख सकते हैं और आगे लिखा हो तो पीछे भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको ES इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NS फाई S। ये जो डेल्टा के आगे हमने NS लिख दिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये जिस तरह d/dx 3x स्क्वायर है, d/dx 3x स्क्वायर है, तो 3 को हम लिख सकते हैं शुरू में भी, यानी कि इक्वल टू 3d/dx x स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो अगर 3d/dx x स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं d/dx 3x स्क्वायर। मतलब जो कांस्टेंट है उसको हम डेरिवेटिव के आगे इन राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। राइट पे है तो लेफ्ट पे लिख सकते हैं, लेफ्ट पे है तो राइट पे लिख सकते हैं। अब यही यहाँ पे हमने काम किया है कि जो NS है ये डेल्टा के लेफ्ट साइड पे था तो हमने इसको राइट साइड पे लिख लिया। अच्छा, ये बन गया इज इक्वल माइनस डेल्टा NS फाई S ओवर डेल्टा T। अब ये NS फाई S है ये क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा है। NS फाई S इज इक्वल टू MIP था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा NS फाई S इज इक्वल टू MIP। तो इस जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ NS फाई S को MIP से।
सो क्या बन गया हमारे पास, ई एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम आई पी ओवर डेल्टा टी। अब ये जो एम है अगेन कांस्टेंट है, और ये डेरिवेटिव के आगे लिखा हुआ राइट साइड पे लिखा, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। तो ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। आप देख सकते हैं कि जो एम है ये कांस्टेंट है, और ई एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। फिर टाइम के लिहाज से जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, उतनी ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर। यही बात हमने म्यूचुअल इंडक्शन में कही थी। अब ये माइनस साइन क्या शो करता है, वही अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ कि जो ईएमएफ जनरेट होगी वो अपने काज को अपोज करती है। मीन जब हम प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जो है बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी कॉइल इसको कम करने की कोशिश करेगी, अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो माइनस साइन का मतलब क्या है, ईएमएफ जो है वो अपोजेज द काज विच जनरेट्स इट। तो ई एस इज इक्वल माइनस एम डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। So equation number 3 shows that the EMF induced in the secondary coil is proportional to the time rate of change of current in the primary coil, and negative sign shows that the induced EMF opposes the change that of the current in the primary coil. इक्वेशन नंबर 3 से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस ई एस ओवर डेल्टा आई पी बाई डेल्टा लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू माइनस ई एस ओवर डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। तो ये रेशो हो गई, ई एम एफ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये रेशो है, द रेशो ऑफ द ऊपर क्या है इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉयल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल। तो इसकी रेशो को द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉयल to the rate of change of current in primary coil is called mutual inductance of the two coils जी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ई एस ओवर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था, तो जो ई एम एफ इसका यूनिट होता है वोल्ट ओवर एम्पेयर इनटू ओवर सेकेंड। तो ये आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। जी जो बटे के नीचे बटा है ये ऊपर चला जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम ओहम भी कहते हैं, ओहम सेकंड भी हो सकता है इसका ऐसा यूनिट, ओहम सेकंड। इसे हम बोलते हैं हेनरी, आफ्टर द नेम ऑफ जोसेफ हेनरी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या ओहम सेकंड। तो हेनरी क्या होगा, अब यहाँ से हम एक हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज 1 हेनरी इफ करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ, करंट कहाँ पे चेंज हो रहा है प्राइमरी में, if current changes at the rate of 1 ampere per second in primary coil and induces EMF of 1 volt in secondary coil, mutual inductance will be 1 Henry if current changes at the rate of 1 ampere in 1 second in primary coil and induces an EMF of 1 volt in secondary coil। प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है, अगर वो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में चेंज हो, अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में चेंज हो और उससे सेकेंडरी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट की ईएमएफ जनरेट हो, तो हम कहेंगे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी है। नो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल्फ इंडक्शन। इससे पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था जिसमें 2 कॉइल्स हमने यूज़ की थी। तो एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा था, दूसरी के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही थी। अब क्या होगा, अब एक ही कॉइल है, उसी कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा होगा और उसी कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ जनरेट हो रही होगी। एक ही कॉइल, ये आप देख सकते हैं फिगर में, एक ही कॉइल है, इसी के अंदर करंट चेंज हो रहा है और इसी के अंदर जो है वो ईएमएफ जनरेट हो रही है, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। खुद के अंदर ही, अपने अंदर ही करंट चेंज हो रहा है और उसी के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही है। When current flows through a coil, it gives rise to a magnetic flux through the coil itself. If the current is changed, the flux changes and EMF is induced in the coil. This EMF is called self-induced EMF and the phenomena is called self-induction. The direction of induced current is given by Lenz's law. हमें पता है Lenz's law जो है वो induced current की direction देता है। If the mean current is increased, the induced current will flow opposite to it and will try to decrease it। अगर मेन करंट डिक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। मीन जो इंड्यूस करंट है वो ऑलवेज अपोजिट होता है अप्लाइड करंट के, जो मेन करंट है हमारा। ठीक,
expression for self-inductance. Let the flux passing through one loop of the a coil, क्योंकि एक ही कॉयल है, उसी की एक टर्न में से एक लूप में जो फ्लक्स है वो फाई है, तो टोटल उसके अंदर लूप्स हैं n, तो n लूप्स के अंदर कितना फ्लक्स होगा, n फाई, और सारा वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, करंट के ऊपर। सो हम लिख सकते हैं n फाई इज प्रोपोर्शनल टू i। इस तरह हमने पहले एन एस फाई एस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई पी लिखा था ना, वहाँ पे तो उसके एंटी और प्राइमरी कॉयल थी, इसलिए हमने डिफरेंस करने के लिए एस और पी लिखे थे। अब यहाँ पे तो एक ही कॉयल है, तो इसमें हम एस और पी नहीं लिखेंगे, सिंपल एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आई, कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिखते हैं एल, कैपिटल एल, एल आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो जो एल है यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, जिस तरह पहले एम लिखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसी तरह अब एल है सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल। सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वही वाले फैक्टर जिन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है, सिर्फ जो क्लोजनेस ऑफ द कॉयल अब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दो कॉयल्स के बीच में क्लोजनेस थी, तो यहाँ पे तो नहीं होगी। बाकी वही नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉयल्स है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ है। तो ये चार फैक्टर वही हैं। एक क्लोजनेस ऑफ द कॉयल नहीं होगा क्योंकि ये एक ही कॉयल है। Again, by using Faraday's law, the induced EMF in the coil is given by rate of change of flux through the coil, E L is equal to minus n delta phi। L जो है वो कांस्टेंट है, अगेन जो n है प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव के आगे लिख सकते हैं, डेल्टा के आगे लिख सकते हैं, ज़्यादा होगी उतनी इज इक्वल टू माइनस साइन बता डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा अपोज करती है। अब जो एन फाई है जनरेट करती है, इसलिए इस निकाली एल आई, बैक ईएमएफ भी एल आई। तो ई एल इक्वेशन 3 shows that the EMF induced delta L I by delta time rate of change of current in the constant है, जिसको हम बाहर लिख सकते हैं। Inductive sign shows that the induced EMF L is equal to minus L delta current in the coil itself, which is according to Lenz's law। EMF जो है इक्वेशन नंबर 3 करती है, again write L is equal to rate of change of current minus E by delta I by delta t। L is equal to minus E by delta I by delta t। अगेन देखें ये रेशियो है, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉयल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉयल। एक कॉयल के अंदर ईएमएफ टू रेशियो ले लिया ना, ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉयल, ई ओवर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल होगा, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल इज इक्वल, क्योंकि ई ओवर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी था, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, वोल्ट ओवर एम्पियर ओवर सेकंड। तो जो ओवर सेकंड नीचे है, जो ऊपर चला जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, अगेन ये हेनरी बन गया या ओम सेकंड बन गया। अब हेनरी क्या होगा, अब हम ये कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड इन वन कॉयल इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द सेम कॉयल। पहले अदर कॉयल कहा था ना, क्योंकि दूसरी कॉयल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही थी। अब उसी कॉयल के अंदर कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड in one coil and induces EMF of 1 volt in the same coil. Now we have mutual inductance of two solenoids, वन सराउंडिंग दी अदर। ये दो सोलिनॉइड आप देख सकते हैं, एक बीच में और एक ऊपर है, ये दो सोलिनॉइड है। तो दो सोलिनॉइड अगर इस तरह हो तो उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, तो M इज इक्वल टू, याद रखें M इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी एन एस ए ओवर एल। M इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी एन एस ओ ए ओवर एल। अब आपको शायद ये पता होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल n कहते हैं, स्मॉल n, स्मॉल n इज इक्वल टू n ओवर l होता है। तो यहाँ पे जो एन पी ओवर एल है, ये हमारे पास स्मॉल एन पी बन जाएगा। अब जो एन एस है, अगर इसको भी हम स्मॉल एन एस बनाना चाहे तो क्या करेंगे, हमें एल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, एल से नीचे भी, जो नीचे वाला एल होगा वो एन कैपिटल एन एस ओवर एल से वो स्मॉल एन एस बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट
स्मॉल एन पी स्मॉल एन एस ए इंटू एल। ये जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो स्मॉल एन पी मीन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉयल, और स्मॉल एन एस मीन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंडरी कॉयल। दो कॉयल हैं, एक को प्राइमरी कह लें, एक सेकेंडरी कह लें, एक को एस एक को पी लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों को, एक को एस एक को पी हमने डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह निकाली जाती है अगर दो कॉयल जो हैं वो एक दूसरे के अंदर इस तरह लिपेटी हों। अच्छा, अब हमने देखना कि जो इंडक्टर है उसको सीरीज़ में लगाएंगे तो फिर क्या होता है, और पैरेलल में लगाएंगे तो फिर क्या होता है। पहले सीरीज़ में देखते हैं, इंडक्टर इन सीरीज़। सपोज टू इंडक्टर्स L1 एंड L2, दो इंडक्टर्स हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज M, देन उन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M है, और वो दोनों जो सीरीज़ में लगाए हुए हैं विद दी वोल्टेज सोर्स, तो फिर क्या होगा, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू उनकी जो टोटल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M प्लस 2 कैपिटल M। ये कब है, जब करंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा दोनों कॉइल के अंदर। तो उस वक्त टोटल जो है वो इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 प्लस 2M, जब दोनों इंडक्टर जो होंगे सीरीज में लगे होंगे तब है ये। अब देखें, here we assume that the currents flow in the same sense in the two coils, but if current flows in opposite sense then क्या होगा। तो पहले हमने पढ़ा ना L इक्विवेलेंट इज इक्वल L1 प्लस L2 प्लस 2M, वो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अब अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो फिर क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट इज इक्वल L1 प्लस L2 माइनस 2M, फिर माइनस 2M आ जाएगा। अगर दोनों सोलिनॉइड्स के अंदर, दोनों कॉइल्स के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो फिर लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस 2M। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये बात याद रखनी है। और अगर इफ़ द इंडक्टर्स आर सेपरेट बाय अ लार्ज डिस्टेंस, अगर दोनों इंडक्टर्स के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस फिर जीरो हो जाएगी, M जीरो पुट कर देंगे, तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल L1 प्लस L2, फिर सिंपली प्लस कर देंगे। जिस तरह रजिस्टर को जब वो सीरीज़ में होते हैं हम प्लस कर देते हैं, उसी तरह इंडक्टर को जब वो सीरीज़ में होंगे तो सिंपली उनको प्लस करके उनकी इक्विवेलेंट जो है इंडक्टेंस है वो निकाल लेंगे। अब इंडक्टर इन पैरेलल होंगे तो फिर क्या करेंगे, इफ़ L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सोर्स, देन ये जिस तरह रजिस्टर था उसी तरह 1 बाई L इक्विवेलेंट, उनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगी इज इक्वल 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। तो इसको आप एलसीएम ले लें, आ जाएगा 1 ओवर L1 L2, और ऊपर फिर आ जाएगा L2 प्लस L1, उल्टा दें, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 ओवर L1 प्लस L2। इस तरह हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये थे दो इंडक्टर के लिए। और अगर ज़्यादा होंगे तो इन जनरल कैसे लिखते हैं, 1 बाई L इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 प्लस 1 बाई L4 सो ऑन अप टू 1 बाई Ln। नोट, if L1 and L2 are placed so close together, then the same flux is linked with both them। then फिर क्या होगा, दो कॉइल हैं, दोनों जो इंडक्टर्स हैं वो इतने करीब रखे हुए हैं कि दोनों में जो फ्लक्स है सेम पास कर रहा है, देन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होगी, M इज इक्वल टू L1 L2 अंडर रूट, M इज इक्वल टू M1 M L1 L2 under root। If L1 and L2 are placed so close together that the same flux is linked with both, then mutual inductance M is equal to L1 L2 whole की स्क्वायर रूट। ये बात याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपके बड़े काम आएंगी, इनको अच्छे तरीके से याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।